बैक बड़ी खबर से आगाह करें। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एक दफा फिर आपको बता रहे हैं, फैसला सुना दिया गया है और पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त का फैसला सुना दिया है। पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर। अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया था, यह फैसला सुना दिया गया है और पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फैसला आज समाअत में महफूज किया गया था और 3 बजे का वक्त था इस फैसले को सुनाने का। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त जो कि उसने इलेक्शन कमीशन से यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए की थी, उसे मुस्तरद कर दिया। तफसीलात नवीद अकबर से जानेंगे। जी, आम फैसला नवीद अकबर अपडेट कीजिएगा। जी, कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही है। इस हवाले से आपसे राब्ता करके मजीद भी जानेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन में जो पीटीआई की दरखास्त थी वो यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त दी गई थी और इस पर फैसला महफूज किया गया था। फैसला सुना दिया। तफसीलात देंगे नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे। जी नवीद, बताएगा फैसले के हवाले से मजीद। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन से इत्तला की गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। फर्क हबीब के वकील अली जफर और मलाइका बुखारी ने दलाइल दिए थे, जबकि आलिया हमजा के वकील आमिर अब्बास ने भी दलाइल दिए थे। दलाइल सुनने के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। अब महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा जो थी वो मुस्तरद कर दी है। हम फ्रीकैन को जो है 22 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। 22 मार्च को केस की दोबारा समाअत होगी और जिसमें केस को मजीद सुना जाएगा और केस की मेरिट्स और डीमेरिट्स का फैसला किया जाएगा। ठीक है जी, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। रेहान शेख की तरफ चलेंगे। रेहान शेख, कमरा अदालत में आप मौजूद थे। आज का एक बड़ा फैसला, क्या कहिएगा आप? जी बिल्कुल, देखिए 4 रुकनी कमीशन ने जो फैसला महफूज किया था वो सुना दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस्तदा थी कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए वो इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। केस की मजीद समाअत 22 मार्च को होगी। ताहम नोटिस जारी कर दिए गए हैं फ्रीकैन को, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के दरख्वास्त गुजार यूसुफ रजा गिलानी शामिल है। आज एक तवील समाअत यहाँ पर चली। दरख्वास्त गुजार जो है फरूख हबीब, उनके वकील अली जफर और मलिका बुखारी ने दलाइल दिए। आलिया हमजा के वकील जो हैं जो आमिर फैसल, उन्होंने जो दलाइल दिए उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया और उसके बाद महफूज शुदा फैसला जो सुना दिया गया है। और तहरीक इंसाफ को अगर देखा जाए तो आज इस फैसले पर जो है वो बिल्कुल भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं और फैसले से पहले भी उन्होंने खदशा जाहिर किया था और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि मेरिट पर फैसला किया जाए। आज के दलाइल की जो खास बात है, बार बार तहरीक इंसाफ के वकील इस चीज पर जोर देते रहे कि सियालकोट दस्का के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वीडियो पर इन्हिसार किया और उन वीडियोस पर फैसला दे दिया गया और हमारे केस में भी वीडियो पर इलेक्शन कमीशन ने इन्हिसार करे। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे खुलेआम वीडियो उनकी मौजूद है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका एतराफ भी करते हैं। हमारे जब दस्का वाले रेहान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसले के हवाले से मजीद आपसे जानेंगे भी। अभी चूंकि पीटीआई की रहनुमा इलेक्शन कमीशन के बाहर बातचीत कर रहे हैं, उनकी जानिब अपने व्यूअर्स को ले जाएंगे। 22 तारीख का नोटिस हुआ है और यूसुफ रजा गिलानी इस केस के फैसले के बाद जो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है उसके बाद वो सारी इखलाकी तकाजे जो होते हैं एक मेंबराने पार्लियामेंट बनने के वो हट चुके हैं। क्योंकि अगर आपके इंतखाब के ऊपर ही एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए, आपके बेटे और आपको नोटिस हो जाए और आपको कहा जाए कि वजाहत पेश करो आईनी इदारे को,
इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त पीटीआई के रहनुमा मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ ही देर फैसला आया है जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। जो पहला हिस्सा था पिटीशन का, उसको काबिल समाअत करार दिया है। 22 तारीख का नोटिस हुआ है और यूसुफ रजा गिलानी इस केस के फैसले के बाद जो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है, उसके बाद वो सारी इखलाकी तकाजे जो होते हैं एक मेंबरान पार्लियामेंट बनने के, वो हार चुके हैं। क्योंकि अगर आपके इंतखाब के ऊपर ही एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए, आपके बेटे और आपको नोटिस इशू हो जाए और आपको कहा जाए कि वजाहत पेश करो आईनी इदारे को, क्या तुमने और तुम्हारे बेटे ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरटेक की थी? क्या आवाम के एतमाद को चोरी किया था? मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर मंडी लगाई थी? इस सवाल की मौजूदगी में इस पिटीशन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इल्तवा होने से वो इखलाकी जुर्रत जो एक मेंबरान पार्लियामेंट को साबिक नाअहल वजीर आजम को शायद दिखानी चाहिए, वो दिखाइए। और आइन और कानून के तकाजे ये हैं कि आप ऐवान बाला में चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट ना बने। आपके किरदार के ऊपर, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर, आपके सादिक और अमीन होने के ऊपर सवालिया निशान उठ चुका है। यूसुफ रजा गिलानी साहब, आप अपने आप को पीडीएम का जो कैंडिडेट है उसकी रेस से निकालिए। यही इखलाकी तकाजे हैं, यही कानूनी तकाजे हैं और यही आईनी तकाजे हैं। जहां तक स्टे की बात है, देखिए हमने तो इस्तदा की थी कि काले दाग को लगने से रोक लीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस इस्तदा को नहीं माना। पाकिस्तान की अवाम ये इस्तदा हारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हारे। बिकॉज ये जो ऐवान बाला है ये अवाम की रहनुमाई करता है, मेंबरान पार्लियामेंट अवाम का एतमाद है, तो अवाम जो है वो स्टे एप्लीकेशन जो है हार चुके हैं। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं और आगे देखें क्या फैसला करते हैं। इसमें एक मिनट देखें, जो आज का फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इस फैसले को हमने डस्का के फैसले के तनाजुर के साथ भी देखना है। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर वीडियोस देखी, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाब से एक रोज कबल जो यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे वोट खरीदने की वारदात डाल रहे थे वो भी देखी, और उन्होंने हमारी दरखास्त को काबिल समाअत करार देकर नोटिस इशू किए। इसका मतलब तो ये है कि जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो हमारे सबूत हैं, उन सबूतों के अंदर जान है और उस जान को इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्लीम कर रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको नोटिस जारी किए गए हैं। तो लिहाजा जो हमारी मेन पहली जो दरखास्त है वो दरखास्त है यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के हवाले से। नाअहली उस बुनियाद के ऊपर कि वो वोट चोरी करके, वोट खरीद कर अरकान पार्लियामेंट के जमीरों के सौदे कर कर सेनेटर बने हैं, जो कि इलेक्शन एक्ट के 168 की, 167 की, 156 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और जो हमने इस्तदा इलेक्शन कमीशन के सामने रखी थी कि जब आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इतना एविडेंस मौजूद है, इतना सबूत मौजूद है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, तो हमारी इस्तदा ये भी थी कि वही फरीकैन आगे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप अपनी दरखास्त का फैसला होने तक इनके कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी रोक दें, जिस तरह आपने डस्का के रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रोका था, उसके ऊपर उनका जो फैसला आया है वो भी आपके सामने है। तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि सेक्शन 9 के तहत इस फैसले को भी डस्का के फैसले के तनाजर में हम देख रहे हैं, और जो हमारे पास हाईएस्ट फोरम्स मौजूद होंगे उन फोरम्स का भी हम दरवाजा खटकाएंगे। और मैं ये यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि अब कोई इखलाकी जवाब भी नहीं है इनके पास। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये अपने तमाम हो चुके हैं, इनको फौरी तौर के ऊपर अपने आप को चेयरमैन सेनेट की कैंडिडेचर से विड्रॉ करना चाहिए, वरना कल को अगर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन आती है
اور آج کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جو ہمارے ایوان میں ایک ایسا شخص پہنچ جائے جو ووٹ چوری کر کے آیا ہے، اس کا وہاں پر ایک دن بھی گزارا ہوا پورے عوام کو آلودہ کر دے گا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ہائیسٹ فورمز کے آپشنز کو بھی دیکھیں گے، سپریم کورٹ کے آپشن کو بھی دیکھیں گے، اور ہم ان کی نااہلی کی جدوجہد تک، جنگ تک، نااہلی کروانے تک ہم چین اور سکون سے جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے. پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری یوسف رضا کی نااہلی کی درخواست کو الیکشن کمیشن نے قابل سماعت قرار دے دیا ہے. یہ ہماری پہلی سطح کے اوپر ایک پہلی جیت ہے. دوسرا جو ہمارا پہلو ہے، استدعا ہے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے حوالے سے، اس کے اوپر ہم ہائیسٹ فورم کو دیکھیں. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ میں بات کر لیں پھر کرتے ہیں. دیکھیں جیسے فاروق نے بیان کیا، یہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے دوبارہ بھی کہوں گی کہ یہ یوسف رضا گیلانی کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، یہ 22 کروڑ عوام اور جمہوریت کی ناکامی کا نوٹیفیکیشن ہوگا جو ادھر سے اگر جاری ہوا تو. اور یہ پہلے بھی ہم نے بات کی. آپ کیسے آپ یہ سمجھیے کہ جو پہلا سینٹ کا فورم ہی غلط طریقے سے غلط الیکشن کروا کے جعلی اور پیسہ لگا کے مینڈیٹ چوری کر کے آپ اگر سینیٹر بن رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے ہائی مورل گراؤنڈز دیکھیں کہ آپ ایسے ہی شخص کو اٹھا کے چیئرمین کے کینڈیڈیچر کے لیے ان کو آپ نامینیٹ کر رہے ہیں، تو پی ڈی ایم کے مورل گراؤنڈز کا تو ہم سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. لیکن آج ہماری جو 2 التجا تھی ان میں سے ایک کو الیکشن کمیشن نے ایڈمیسیبل کیا اور ان سب کو نوٹسز جاری کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ 22 تاریخ کو ہیئرنگ لگانا، 12 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ اتنا گیپ دینے پہ ہمیں بالکل اعتراض ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی ہیئرنگ لگی ہوئی ہے، ایک ایسا شخص جو متنازع ہو چکا ہے، ایک ایسا شخص جس کی وہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے کہ جس نے الیکشن جو ہے وہ خریدا ہے، آپ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو کینڈیڈیٹ بننے کا موقع دے رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن کینسل ہونا یا یہ ان کا کینڈیڈیچر کا جو ہے وہ ختم ہونا یا بہت ضروری تھا. اور جس طرح فاروق حبیب نے کہا کہ ہم اپنی تمام آپشنز مشورے کے بعد، مشاورت کے بعد ان کو ہم ایکسپلور کریں گے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو عوام کے ووٹوں کی ضمانت کا اور اس کی جنگ لڑنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ ہم آخری فورم تک جا کے لڑیں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ چوروں کو اعلیٰ ایوانوں سے باہر نکالیں، چوروں کو اعلیٰ ایوانوں میں نہ جانے دیں. ایک منٹ عالیہ صاحب 2 منٹ آئے، پٹیشنر آئیے، پٹیشنر آ رہے ہیں، آپ کے سوال پہ آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سٹینڈ کی جیت ہوئی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سینٹ سے پہلے کہا تھا یہ ووٹوں کی منڈی لگائیں گے، اور آج الیکشن کمیشن نے بھی اسی بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو ہارڈ چور کینڈیڈیٹ تھا، جو پی ڈی ایم کا مشترکہ سینٹ کا کینڈیڈیٹ ہے، وہ اس قابل نہیں ہے. اس کو ادھر بھی پیش ہونا ہوگا، عدالت میں بھی پیش ہونا ہوگا، اور یہ کلیریفائی کرنا ہوگا کہ اس نے کیا کیا حربے استعمال کیے. اور پی ڈی ایم جو یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، آج ان کی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں پر گیا ہے کہ ایک ووٹ چور جو نوٹ دکھا کر عوام کو بے وقوف بنا کر اور نمائندوں کو خرید کر یہاں پر پہنچا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، اور جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آخری گیم تک لڑوں گا، تو ہم سب آخری گیم تک لڑیں گے اور یوسف رضا گیلانی ہارڈ چور کو ڈسکوالیفائی کرا کر دم لیں گے. 22 تاریخ دور نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا سینٹ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کسی وقت بھی نااہل ہو سکتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ایک نیا بیانیہ اختیار کیا ہے. وزارت قانون اس بیانیے کے آئینی اور قانونی تحفظ کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیے، ہمارا تو اداروں کو بلند کرنے کے لیے، آئینی اداروں کی توقیر کو بلند کرنا ہی پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا اہم ستون ہے. ہم نے آئینی اداروں کے لیے جنگ لڑی. ہم نے سپریم کورٹ، اعلیٰ عدالت جو ہے جس کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے متنازع بنایا، سابق نااہل وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، ان کی بیٹی نے اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کو
जो आइन की सरपरस्ती करते हैं उन्हें कहा कि पटिशनर के वकील हैं। हम ये रवैया नहीं रखते, आईनी इदारों के फैसलों का एहतराम करते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, लेकिन अपनी कानूनी चारा जोई जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपना केस नहीं लड़े। ये मलिका बुखारी, फारूक हबीब और कमर शौजब का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का केस है। आवाम का एतमाद चोरी हुआ है, आवाम का वोट चोरी हुआ है और आवाम को जवाब दे हैं आईनी इदारे। मुझे ये बता दें कि इमरान खान ने 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड दिए थे, तो नहीं वजाहत हो चुकी है और फैसला ये आप बताएं। आपसे सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आएंगे तो वो हाउस आलूदा हो जाएगा, तो मुझे आप ये इस सवाल का जवाब दें कि हुकूमत के 36 मेंबर थे और अपोजिशन के 68 मेंबर थे सादिक संजरानी के अदम एतमाद के मोशन के दौरान। उस वक्त हुकूमत ने 36 वोटों के बलबूते पे 64-68 वालों को हराया। उस वक्त देखिए, बात यह है कि वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था, वो सेनेटर मुंतखब करने का मामला है, और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर जिन जमातों ने कहा था, सुन लेना आप बात समझ लेना, यही तो जंग हम लड़ रहे थे जब हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात कर रहे थे, आईनी तरमीम की बात कर रहे थे, हम तो निजाम को जड़ से ठीक करने की बात कर रहे थे। आप ये बता दें ना, ये भी पूछ के बता दें कि किसी पार्टी ने आज तक अपनी पार्टी से किसी काउंसलर को भी निकाला? हमने तो 20 MPs को निकाला था जी। प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम यूज किया है, प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम। देखें हमारे एविडेंसेस, हमारे एविडेंसेस जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। इनकी अपनी कन्फेशनरी स्टेटमेंट्स हैं, यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे की स्टेटमेंट हैं, और उन स्टेटमेंटों के अलावा मरियम नवाज ने जो बात की कि नोट नहीं चला, टिकटें चली हैं मुस्लिम लीग नून की। राजा परवेज अशरफ साहब का वजीर आजम ऑन द असेंबली ऑफ द फ्लोर ये कह रहे हैं कि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है, बाबा ये डेस्क उधर बजाएंगे, वोट इधर देंगे। ऐसा तमाशा किस जमहूरियत के अंदर होता है? कौन सा इदारा जो है इस चीज की इजाजत देता है? एक मिनट ताली सुन तो लेना। ओ भाई मैंने सवाल सुन लिया, आ रहे हैं। देखें बात यह है कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। अगर आपने 16 को निकलवाना है तो आपने खरीदने वालों को भी निकालना है, उसका सवाल भी पूछे। बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस किस्म का फैसला है जिसमें हमें दरखास्त देने की जो तारीख दी गई है वो 22 मार्च की है, जबकि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जो है वो 12 मार्च को होने जा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने दिया जाए। रेहान शेख हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद भी बात करते हैं। रेहान, अगर देखा जाए तो 12 मार्च ही असल जंग है, लेकिन फैसले के लिए जो अब दरखास्त दी जा सकती है 22 मार्च को ही उसकी सुनवाई होगी। रेहान शेख से इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर भी हमारे साथ मौजूद है। नवीद अकबर, ये बताइएगा, अदालत के बाहर आप मौजूद थे और यहाँ पर पीटीआई के रहनुमा भी थे और उनका यही कहना था कि 22 मार्च की दे दी गई है हमें अब तारीख, लेकिन 12 मार्च को है सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन, तो ऐसे कैसे हो सकता है? बात उनका जो पॉइंट है उस हवाले से मजीद भी अपडेट दीजिएगा कि ऑप्शन क्या है इस वक्त पीटीआई के पास? जी, पीटीआई के पास अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 12 मार्च को आज से 2 दिन बाद जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है चेयरमैन का। उनकी कोशिश यही थी कि चेयरमैन के इलेक्शन में किसी तरह से वो हिस्सा ना ले सके या अपना वोट ना कास्ट कर सके, क्योंकि पीडीएम पहले ही उनको अपना उम्मीदवार बना चुकी है और बार बार उनकी यही कोशिश थी। और ये सारी जो इस्तदा की गई थी इलेक्शन कमीशन से वो भी सिर्फ उनका नोटिफिकेशन के हवाले से थी, उनकी नाअहली के लिए अभी इस्तदा नहीं की गई थी। जो सही इस्तदा थी वो इस नोटिफिकेशन के खिलाफ थी कि उनका नोटिफिकेशन ना जारी किया जाए, क्योंकि इम्कान ये है कि आज जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम कामयाब सेनेटर के जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए जाने हैं। इसी हवाले से ये भी था। तो आज अब इस सारे जो हेयरिंग हुई है और जो फैसला है उसके बाद पीटीआई की जो वकील थी मलिका बुखारी जो एमएलए भी है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हमने कहा था कि इसको पूरी तौर पर इनको जो है नोटिफिकेशन खत्म किया जाए, लेकिन इसका इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन ने और हमारी इस बात को नहीं माना। लेकिन उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हारी नहीं है, बल्कि अब अवाम की बारी है। और फर्क भी जो पिटिशनर थे उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तरह वीडियो देखी है और हमें यकीन है क्योंकि हमारे सबूतों में जान है, उस इजाजत इलेक्शन कमीशन तस्लीम किया है। इसी तस्लीम करने की बुनियाद पर ही तो 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया ये केस। और उनका कहना था कि 22 मार्च को जो है
वो एक केस की समाअत होगी और हमें यकीन है कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाने। ठीक है, रेहान शेख आपकी तरफ आएंगे। बहुत डिस्प्लेजर इस वक्त, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आज के इस फैसले पर पीटीआई के पैनल ने, जिसमें फर्रुख हबीब थे, मलाइका बुखारी थी, कवल शोज़ब भी थी। जाहिर है कि आपका हक है, आप हायर फोरम के ऊपर जाएं, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट आए कि किसी सूरत नोटिफिकेशन जारी नहीं होना चाहिए और अगर हुआ तो वो 22 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती होगी, तो इस तरह के स्टेटमेंट खुद तौहीन अदालत के जुमरे में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। जाहिर के जो इलेक्शन कमीशन है वो भी एक उसका बड़ा फैसला माना जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है तहरीक इंसाफ का। दरख्वास्त गुजार फर्रुख हबीब हो, आलिया हमजा हो, कवल शोज़ब हो या उनके वकील हो, उनकी जानिब से बहुत सख्त रिएक्शन आया और इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां भी उठाई गई और इनका यही कहना था कि किसी भी बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ की जो इस्तदा थी वो ये थी कि कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो किसी सूरत आज ना जारी किया जाए और रोक दिया जाए। और विज्ञापक ने भी कहा, अंदर भी कहा कि अगर ऐसा आदमी जो हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस है और जिसके बेटे ने एक वीडियो बनाई और उसको एडमिट करता है, तमाम सबूत सबके पास है, वो शख्स जब पार्लियामेंट के अंदर जाएगा तो वो उसके ऊपर इल्जामात लगे हुए हैं, ऐसे शख्स को पार्लियामेंट और बाकी समाज तो चलती रहेगी। और बार बार जो अंदर वकला थे उनका यही उन्होंने इस्तदा रखी कि दस्का के हवाले से जो हम तो मज़ीद तज्ज़िया भी हासिल करते हैं। आज न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद है। आसमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब तमाम तर जंग जो थी वो तो 12 के लिए ही थी जो लड़ रही थी पीटीआई, अब उस पर तो कुछ हुआ नहीं आसमा। अब जो भी सुनवाई होगी वो 22 मार्च को होगी। इट इज अ बिग ब्लो फॉर पीटीआई। बिल्कुल जाहिर है कि एक कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है उसको रुकवाने के लिए पीटीआई चली गई थी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में, जिसको कि आज मुस्तरद कर दिया है। इसके ऊपर बाकायदा दोनों जो थी वीडियोस उनको जांचा भी गया, उनके ऊपर उसको सुना भी गया, उसको देखा भी गया और बड़े वैलिड क्वेश्चन जो थे वो जस्टिस जो अल्ताफ थे उनकी तरफ से उठाए गए, जस्टिस रिटायर्ड, और उन्होंने जो इस पे सवाल उठाए थे वो यही सवाल थे कि आप इसमें क्या पैसे के लेन देन की कोई वीडियो नजर आई, तो जाहिर है कि उसके जवाब में उनके पास कुछ नहीं था। फिर इसके बाद दूसरे सवाल भी पूछे गए कि खुद गिलानी साहब जाहिर है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, और उसके साथ साथ जाहिर है जब सबूत की बुनियाद पे बात होती है तो फिर ये भी कहा गया कि ये तो एक चैनल की जो फुटेज है वो थी, ये आपके पास अगर ओरिजिनल फुटेज है तो वो हमें बताई जाए, वो पहुंचाई जाए ताकि हम उसको सियाक और सबाक के साथ लेके जो है वो उसको सुने और उसके ऊपर फैसला करें। जाहिर है कि पीटीआई को अपने दलाइल देने में नाकामी हुई है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इनको बड़ा तफसीली सुन के अभी फैसला ये किया है कि उनकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए और अब से थोड़ी देर पहले उनका नोटिफिकेशन जारी भी हो गया है। तो एक जाहिर एक बड़ी फतह जरूर कही जा सकती है पीडीएम कैंडिडेट की, उनका वहां पे जीतना और उसके बाद से अब तक की जो सिचुएशन सामने आ रही है, ये एक बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन का एक मरतबा फिर है और सीरीज है इलेक्शन कमीशन के फैसलों की जो कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से हमें सामने देखने को मिल रही है और एक बड़ी तब्दीली हमें इदारे के एतमाद और उनके जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर हमें एक बड़ी तब्दीली नजर जरूर आ रही है। अच्छा आसमा, काफी अरसे बाद, पनामा के बाद एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अदालत के बाहर अदालत लगाने का एक रिवाज जो है वो तरवीज पा रहा है और काफी सख्त रिएक्शन उसके ऊपर शो किया जा रहा है अदालती फैसलों के हवाले से, कार्रवाई के हवाले से। इस रुझान को आप कैसे देखती हैं? ये इमरान बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जब इदारे कोई फैसला करते हैं तो उसके बाद फिर जो लबो लहजा इस्तेमाल किया जाता है और खास करके तहरीक इंसाफ, कोई भी जमात हो, PMLN हो या तहरीक इंसाफ हो या कोई भी जमात हो, जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया। और आज भी आपने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जिस तरह के इल्जाम पिछले कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन पे लगाए जा रहे हैं और फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। इदारे की क्रेडिबिलिटी और उसके जो सरबराह हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई अभी तक सवाल नहीं उठा है और इंडिपेंडेंट फैसले जो हैं वो किए गए हैं गुज़िश्ता कुछ हफ्ते में, हमने देखा भी है इस मामले के ऊपर। और जो चीज़ थी दोनों पार्टियों को सुन के फैसले किए गए हैं, ये कोई यकतरफा कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। लेकिन ये वतीरा किसी भी जमात की तरफ से नहीं होना चाहिए कि वो अपने मनपसंद फैसले जो हैं उनके ऊपर तो तालियां बजाए, लेकिन जब उनके खिलाफ फैसला आए तो उसके ऊपर वो इदारों को मातूम ठहराएं। और अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ तो हुक्मरान जमात है, इंसाफ की जमात है और हमेशा से हम सुनते रहे कि वो कहते रहे कि हम इदारों का एहतराम करते हैं। तो अगर इदारे
आजादाना तौर पर फैसला कर रहे हैं। और आपने इस इलेक्शन में भी देखा कि सीक्रेट बैलेट के अंदर 9 वोट जो थे वो 7 वोट मुस्तरद हुए और 16 वोट जो थे वो गिलानी साहब को हुक्मरान जमात की तरफ से गए। कल हमने शेख रशीद साहब को इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कहा कि 20 नहीं 20 से कहीं ज्यादा तादाद में लोग थे जो कि गिलानी साहब को वोट करना चाहते थे। तो अगर आप सीक्रेट बैलेट के ऊपर लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, अब कल इलेक्शन होगा संजरानी साहब का, अगर संजरानी साहब उसके अंदर अक्सरियत ले लेते हैं तो क्या आप ये इल्जामात बार बार दोहराएंगे कि खरीदो फरोख्त हो रही है? खरीदो फरोख्त होती रही है, लेकिन अगर कोई सीक्रेट बैलेट के अंदर अपने मुताबिक या सिटिंग गवर्नमेंट में होते हुए अपनी जमात के खिलाफ वोट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि एतमाद का मसला है, एतमाद का मामला है। और आपको याद होगा कि सेनेट के अंदर भी 14 अपोजिशन के अरकान थे अदम एतमाद के अंदर, जिन्होंने हलफ दिया, सेनेट में खड़े हुए, हाथ उठाए और उसके बावजूद उन्होंने सीक्रेट बैलेट में बजिंजो साहब को, जो कि उम्मीदवार थे चेयरमैन सेनेट के, उनको टिकट नहीं दिया। तो उस वक्त भी खरीदो फरोख्त की, धौंस की, धांधली की बहुत ज्यादा खबरें आई। अभी भी हमने देखा कि इल्जामात अपोजिशन भी लगा रही है कि कुछ अरकान को कंटेनर में रखा गया, जो मरियम नवाज साहिबा ने एक जो बयान दिया। तो आप इल्जामात तो हर तरफ से सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन इदारों ने सबूतों के साथ काम करना होता है। इदारे सबूत देखते हैं, अदालतें सबूत देखती हैं, जिसके बाद फैसला करती हैं। और आज तो बहुत ओपन आर्ग्यूमेंट था, इसमें तमाम जमातें थी। मेरी खुद अभी एक जो वहाँ पे मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल कुंडी साहब, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये सवाल पूछे गए। और उसके साथ साथ दूसरा रुकन जो वावदा साहब वाला केस था, वहाँ पे भी ये लोग मौजूद थे, वो भी इसी तरह से, यानी जो दूसरी पार्टीज होती हैं वो भी मौजूद होती है इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो शफाफियत के साथ जो है वो केस को सुना जाता है और सुना गया है इस मामले के ऊपर। शफाफियत के साथ इस केस को सुना गया है। आपका एनालिसिस हमने लिया। हमारे साथ मौजूद है मुनीज़े जहांगीर, सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज़। मुनीज़े, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये वीडियो पेश करना और कहा जाना कि इसमें खुद भी यूसुफ रजा गिलानी के बेटे कन्फेशन कर चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो 4 लोग पीटीआई के इसमें नजर आ रहे हैं, उनको बतौर गवाह पेश होने के लिए कोई खास नहीं रिएक्शन नजर आया या हिमायत नजर नहीं आई पीटीआई की जानिब से। आज भी हमने इसी तरह की खबरें सुनी एंड एट द एंड फैसला उनके हक में नहीं आया। जी बिल्कुल, बल्कि कल अंदलीप अब्बास साहिबा जो मेरे प्रोग्राम में शिरकत करी थी, उनसे मैंने यही सवाल किया कि जो 4 पीटीआई के एमएनएज हैं जो वज़ीर आज़म से मिल चुके हैं और उसके बाद उन्होंने आके मीडिया के सामने बयान किया, इतराफ़ किया कि वो वीडियो के अंदर शामिल थे, स्टिंग ऑपरेशन का कोई हिस्सा नहीं थे, खुद से शामिल थे, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या इक़दाम करेगी? तो उन्होंने कहा कि जी हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और हम उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे। अब कह देना तो बहुत आसान होता है, मगर माजी में भी हमने देखा है कि ऐसे लोग आए जहाँ पे उन्होंने कहा कि अकाउंटेबल होने चाहिए, मगर अकाउंटेबल उन्होंने नहीं ठहराया। अब ये जो 4 पीटीआई के एमएनएज हैं टेलीविजन टॉक शो से, तो वो कह रहे हैं कि जी इनकी जिम्मेदारी बनती है, हम इनके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। मगर अगर आप देखें कि इलेक्शन कमीशन में जो इन्होंने उनके वकीलों ने प्ली ली है, वो यही ली है कि जी 4 पीटीआई एमएनएज जो हैं उनको इस केस के अंदर शामिल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो शामिल तफ्तीश है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। तो देखिए, एक तरफ से स्टेटमेंट तो यही है कि हम तफ्तीश करेंगे, हम जिम्मेदारी जो है ठहराएंगे, हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, मगर अगर आप अदालतों के अंदर देखें व्हेन इट कम्स टू वॉक द टॉक तो वो नजर सामने नहीं आ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। महफूज फैसला सुना दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस फैसले के ऊपर डिस्प्लेजर बहुत वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने जो है मुखालफत भी की और ये भी कहा कि हायर फोरम के ऊपर जाएंगे। क्या कहेंगे आज के इस फैसले के हवाले से और स्ट्रेटजी के हवाले से, क्या अब अपनाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, गुज़श्ता चंद दिनों से जो मुख्तलिफ सियासी इशूज हैं वो मुसलसल अदालतों में, हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस हैं। सिर्फ अकेला ये मामला नहीं है। आप देखिए कि गुज़श्ता 2 दिन में 3 या 4 दरखास्तें जो हैं वो पीटीआई की जानिब से मुसलसल आई हैं। एक दरखास्त आई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किया। आज फिर एक नई दरखास्त आई आलिया हमजा साहबा जो एमएनए हैं मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि गिलानी साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए।
آج کا دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 کا جو الیکشن ہے اس پہ بھی اسٹے مانگا گیا، اور اسی طرح آج صبح ہائی کورٹ میں گئے PTI کے اسلام آباد سے MNA علی نواز وان صاحب، تو ابھی تک وہ ساری درخواستیں جو ہیں ان پر اسٹیٹس کو رہا ہے، اور کورٹ نے کسی قسم کا کوئی اسٹے نہیں دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے چلتا رہے گا۔ لیکن آپ دیکھیں تو آج کا دن فیصل واڑا صاحب کو بھی ایک ریلیف ملی ہے۔ فیصل واڑا صاحب کے خلاف بھی ایک معاملہ تھا، اس پہ بھی عدالت نے یہ کہا کہ ہم بلا وجہ کسی کا نوٹیفکیشن نہیں روک سکتے، جو معاملے ہیں جو چیزیں ہیں اس کو پھر اس کے صحیح تناظر میں دیکھا جائے گا، تو اس معاملے پر بھی نوٹس ہو گئے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب 2 دن باقی ہیں، تقریباً 1 دن باقی ہے، بیچ میں سینٹ کا الیکشن چیئرمین کا الیکشن ہونا ہے، ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہونا ہے۔ اگر PTI یہ سمجھتی ہے کہ اس سے بھی ہائر فورم پر جا سکتی ہے جائے گی، تو پھر تو وہ میرے خیال سپریم کورٹ ہی ہو سکتا ہے۔ اب وہاں سے جب تک وہ موو نہیں کریں گے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو 12 تاریخ کے سینٹ الیکشن فور چیئرمین کی ڈیٹ ہو چکی ہے آلریڈی ڈیسائیڈ، اس کے لیے کے پاس 1 ہی دن کا وقت ہے، ایسا لگ رہا ہے اس میں وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ بہت شکریہ طارق چودھری، بیورو چیف اسلام آباد، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سینئر اینکر پرسن فار آج نیوز منیزہ جہانگیر اور عاصمہ شیرازی، آپ نے بھی اپنا انالیسس شیئر کیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے 9 منتخب سینیٹر دیا۔ الیکشن کمیشن نے 48 سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس میں یوسف رضا گیلانی اور فوزیہ ارشد کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی شامل ہے۔ بالکل، یہ اہم ترین پیش رفت ہے اب تک کی۔ الیکشن کمیشن نے 9 منتخب سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 48 سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور انہی نوٹیفیکیشنز میں یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن بھی ہے اور فوزیہ ارشد کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی اسی میں شامل ہے۔